टाटा मोटर्स ने अपने शेयर धारकों को एक रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है। उसका नाम है डिमर्जर, यानी कि टाटा मोटर्स अपने दो कारोबार को डिमर्ज करने की योजना बना रहा है। उसने घोषणा कर दी है। पहला कारोबार होगा कमर्शियल व्हीकल, दूसरा कारोबार होगा पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल के तहत पैसेंजर कार्स जो होती हैं, साथ ही ईवी का बिजनेस और साथ ही जेएलआर का बिजनेस, ये तीनों एक साथ रहेंगे। साथ ही कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस होगा ये अलग हो जाएगा। अगर हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के अलग होने की सिनर्जी किस तरह से बनेगी, माना जा रहा है, एस्टिमेट्स कहते हैं कि जो रेशो रहेगा वो 1:1 का भी रह सकता है। अगर हम सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन के आधार पर देखें तो 40% वैल्यू कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को मिलती है और अगर 60% वैल्यू देखें तो पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को मिलती है। अब अगर हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल की उपयोगिता क्या है टाटा मोटर्स के टोटल बिजनेस में। टाटा मोटर्स के टोटल बिजनेस में करीब 20% रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से आता है। बाकी जो रेवेन्यू आता है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है और मेनली जो रेवेन्यू आता है वो जेएलआर से आता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अगर पैसेंजर व्हीकल की वैल्यू सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन के आधार पर डिमर्ज होती है तो उसमें 60% वेटेज पैसेंजर व्हीकल का रहेगा, कमर्शियल व्हीकल का 40% रहेगा। अब अगर हम बात करें कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में अंतर क्या चल रहा है। कमर्शियल व्हीकल की अगर सेल्स देखें FY23 में तो करीब 4,18,000 यूनिट रही। वहीं अगर रियलाइजेशन देखें तो करीब 17,22,000 रुपए पर यूनिट का रहा और वहीं एबिटा मार्जिन्स देखें तो इस बिजनेस में करीब 7.5% के हैं। साथ ही अगर पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो इंडियन बिजनेस में 5,41,000 की सेल रही थी यूनिट्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स में FY23 के अंदर। साथ ही रियलाइजेशन करीब 8.93 लाख यूनिट पर यूनिट का रहा। साथ ही अगर देखें तो मार्जिन जो रहे 6.5% के रहे। साथ ही अगर देखें तो जेएलआर बिजनेस में कंपनी ने FY23 में करीब 3,72,000 यूनिट बेची, जिसमें कि रियलाइजेशन हुआ 72.9 लाख रुपीस पर यूनिट का। साथ ही एबिटा मार्जिन भी इस बिजनेस में ज़्यादा है, करीब 11.3 के यहाँ पर एबिटा मार्जिन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो जब पीवी सेगमेंट और साथ ही जेएलआर का बिजनेस एक साथ आएगा और साथ ही कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग जाएगा तो यहाँ पर वैल्यूएशन अलग तरीके से ड्राइव होगी। अब चूंकि एनालिस्ट कम्युनिटी ये मानती है कि जिस तरह से पीवी सेगमेंट में अशोक लेलैंड भी स्थापित है और कंपनी की अगर टोटल सेल्स देखें तो जिस तरह से सेल यहाँ पर टाटा मोटर्स की करीब 4,17,000 यूनिट थी कॉमर्शियल व्हीकल में, उसी तरह से अशोक लेलैंड की सेल करीब 1,92,000 यूनिट, यानी कि टाटा मोटर्स से आधे से भी थोड़ा कम लेवल पर कॉमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड काम करती है। वहीं अशोक लेलैंड की सेल देखें तो जिस तरह से टाटा मोटर की सेल है वैसे तो 20% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है उनके, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो करीब 70,000 करोड़ रुपए की सालाना सेल होती है उनकी कमर्शियल व्हीकल्स की। इसी तरह से अशोक लेलैंड की जो सेल होती है वो करीब 36,000 करोड़ की होती है। तो लगभग हाफ पर टाटा वैल्यूएशन की टाटा मोटर्स के वैल्यू पर चलता है अशोक लेलैंड की कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल पे ही पूरी तरह से आधारित है। साथ ही अगर देखें तो टाटा मोटर्स की अगर मार्केट कैप को 40% पर डिवाइड करके देखें तो करीब 1,31,000 करोड़ आती है। साथ ही अगर देखें तो अशोक लेलैंड की मार्केट कैप करीब 50,000 करोड़ आती है। तो अगर 1:1 के रेशो पर टाटा मोटर्स के सीवी और पीवी बिजनेस को अगर हम वैल्यू कर देखें तो कॉमर्शियल व्हीकल को काफ़ी फायदा मिलेगा। जो पीवी सेगमेंट होगा उसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वेटेज कम मिलेगा इस डिमर्जर में। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वैल्यूएशन मार्केट अनलॉक करता है, लेकिन सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन के आधार पर 40% कमर्शियल व्हीकल और 60% पैसेंजर व्हीकल को वेटेज मिलेगा। और अगर हम जो कंपनी के स्टेटमेंट हैं जो आइडेंटिकल उन्होंने मर्जर बोला उसके हिसाब से देखें तो करीब 1:1 का रेशो बनेगा, जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल को वेटेज ज्यादा मिलेगा। तो अगर कमर्शियल व्हीकल को ज्यादा वेटेज मिलेगा तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी कंपनियां हैं उन पर भी इंपैक्ट उसका शेयर मार्केट सीधे तौर पर विजिबल हो सकता है। तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग डिमर्जर स्टोरी बनी है टाटा मोटर्स में।